चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है 1 1 और 2 2 के बीच का स्लोप क्या होगा, यानी ढाल पूछ रहा है। तो ढाल निकालने के लिए एक फार्मूला आ गया है आपका कि ढाल बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। 2 में से 1 घटाइएगा, बटा में 2 में से 1 घटाइएगा तो 1/1 यानी 1 आएगा। अब आप जानते हैं कि 1 जो होता है वो टाइम 45 डिग्री का मान होता है, और तो tan π/4 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसी प्रकार यहाँ पर माध्यिका निकालने के बात की जा रही है। तो माध्यिका निकालने के लिए आप जो आपको संख्याएं दी गई है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको अरेंज कीजिएगा और देखिएगा का बीच वाली संख्या कौन आ रही है। तो बीच वाली संख्या को अरेंज कीजिएगा आप, तो ये 56 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप इसको बनाइएगा तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों दोगुनी कर दिया जाए तो इसका आयतन कितना हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 8 गुना आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 kg स्पिरिट और पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना जाना चाहिए। तो इसको आप बनाइएगा तो आंसर कितना आएगा, 4 किग्रा। कितना, 4 किग्रा आपका आंसर आ जाएगा। कैसे बनाइएगा, तो आप बनाइए कि एक तरफ स्पिरिट लीजिए एक तरफ पानी, तो 10% पानी कह रहा है ना, तो 90% का हो जाएगा स्पिरिट, तो यानी 9:1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप निकालिएगा 25% आपका फिर कह रहा है कि पानी बढ़ागा, तो 25% अगर पानी लीजिएगा तो 75% क्या हो जाएगा, आपका स्पिरिट हो जाएगा। फिर काटिएगा तो अनुपात कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। यानी आपका जो स्पिरिट की मात्रा है वो बदलना नहीं चाहिए। तो ऊपर में 9 था, नीचे में 3 आ गया, तो यहाँ पर आंसर आपका बता दिए 4 कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू का बताना है कि कंटिन्यू आपका कौन सा सही लिखा हुआ है। तो 6 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कहीं नहीं जा सकता। इस यहाँ पर क्या हो जाए, 7 का सी आपका हो जाए, ही कैनॉट गो एनीवेयर। वह कहीं नहीं जा सकता है, क्या हो जाएगा, ही कैनॉट गो एनीवेयर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द मीनिंग क्लियर, डोंट बी वर्कोहलिक। वर्कोहलिक अपने जो पढ़ रहे हैं उसी में आपका आ जा रहा है, तो IC यानी इक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स एरर, बॉयज हैव डन मिस्टेक। तो यहाँ पर डन मिस्टेक नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डॉन की जगह पर कुछ और रख सकते हैं, मेक मिस्टेक होता या और भी कुछ हो सकता है, कमिटेड मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, सी जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर गलत चीज़ को पहचानना है, तो गलत चीज़ क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर सही स्पेलिंग बात कीजिएगा तो VILLAINEOUS होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस इनमें से सभी हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों निकलते हैं। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है, और ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया को लवण और जल देता है भस्म कहलाता है। समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है, रक्त का pH मान 7.4 होता है, मूत्र का pH मान 6.0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, फेन पलवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सल्फाइड अयस्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और हम इसके बारे में बात करें कि जिंक सल्फाइड जो है का प्रयोग पिगमेंट के रूप में किया जाता है। जिंक क्लोराइड का प्रयोग टेक्सटाइल उद्योग में कार्बनिक संश्लेषण में ताम्र, कांच आदि की सतह जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट जो है ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह। तो शरीर के संपर्क में स्पिरिट जो है ठंडी लगते हैं क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है, क्या है, अत्यंत वाष्पशील है, ऑप्शन सी सही आंसर है। स्पिरिट का प्रयोग एल्कोहल उद्योग में किया जाता है। गन पाउडर की खोज रोजर बैंकर ने किया। RDX की खोज 1899 ईस्वी में हैंस हैंगिंग ने किया। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 ईस्वी को RDX विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
कि पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाए ऑप्शन बी, टेट्रा एथिल सीसा। टेट्रा एथिल सीसा आपका सही आंसर है। पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। फ्लक्स किसे कहते हैं? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है। निस्तापन किसे कहते हैं? धातु के अयस्क को उनके द्रव्यांक से नीचे ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धि वाष्पशील होकर दूर हो जाए। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बनने वाले पदार्थ को धातुमल कहते हैं। और भर्जन किसे कहते हैं? धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रव्यमात्रा से नीचे ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिली अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? तो ये आपका मेथिल अल्कोहल होता है। कौन होता है? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आपका CH3OH होता है और एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। एथिल अल्कोहल को अनाज अल्कोहल भी कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम, तत्वों एवं भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों के गुण परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो आषाढ़ का एक दिन आपका किसके द्वारा? मोहन राकेश जो है, मोहन राकेश द्वारा ये लिखित नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिकी हिंसा न भवती नाटक के शीर्षक को पूरा करना है। तो क्या भरा जाएगा आपका इसमें? तो वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, आपका क्या भरा जाएगा? हिंसा भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? यह भारतेंदु द्वारा रचित व्यंग्य जिसकी पूरी पंक्ति इस प्रकार है, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? तो यह आपका क्या है? सामान्य भविष्य काल। क्या है? सामान्य भविष्य काल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सही शब्द का चयन कर लेते हैं। ऑप्शन सी जो है मृदुल, ये सही है। मनोज कुमार मृदुल या कुछ भी कर सकते हैं। मृदुल आपका सी नंबर जो सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सही वर्तनी को चुना है तो निरीश्वरवादी जो है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जो निरीश्वरवादी ये लिखा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, विशिष्ट ऊष्मा कैसे मात्रक का? तो ये होता है जूल पर केजी पर केल्विन। तो जूल पर केजी पर केल्विन, ये आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? आपका गामा किरण का जो तरंग दैर्ध्य है सबसे कम होता है। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। गामा किरण के खोजकर्ता पाल बिलार्ड हैं। इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम जबकि ऊर्जा एवं आवृत्ति सर्वाधिक होता है। गामा किरणों की आवृत्ति 10⁻18 से 10⁻22 हर्ट्ज होता है जबकि तरंग दैर्ध्य 3×10⁻−10 से 3×10⁻14 मीटर होता है। इस किरण में ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा होती है जिसके कारण इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था, इसका प्रयोग संचार में होता है। एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने किया था, इसका प्रयोग चिकित्सा में होता है। और रक्त किरणों की खोज विलियम हर्शल ने किया था, यह ऊष्मीय विकिरण है जो माध्यम को गर्म करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता रो है, धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना करने पर नई प्रतिरोधकता क्या हुई? तो ये आपका रो ही होगा, क्योंकि इससे आपका जो है ना, इस प्रश्न को अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो लिखा है कि किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता रो है, धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कीजिए, 5 गुना कीजिए, 8 गुना कीजिए तो भी प्रतिरोधकता आपकी रो ही रहेगी, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोधकता धात्विक तार के विमाओं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि पर निर्भर नहीं करता। यह केवल पदार्थ की प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक आपका ओम मीटर होता है। और हम कापर के तार का प्रयोग विद्युत धारा के प्रवाह में किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम जबकि चालकता अधिक होती है। नेक्स्ट बात करें हम लोग क्वेश्चन की, तो यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया जाता है तो वोल्टेज को सामान्य रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा कितना रहता है? या आधी घट जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया जाता है तो वोल्टेज को सामान्य रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहां वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहां वैद्युत विभव क्या होगा? तो वहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है।
जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ विद्युत विभव भी उतना ही रहता है जितना सतह पर। किसी भी चालक के लिए विद्युत विभव नियत रहता है। किसी आवेशित चालक के भीतर कुल विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किसी आवेशित चालक के लिए विद्युत क्षेत्र उस चालक सतह पर लंबवत रेखा रूप में दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है तो इसके लिए नियत वेग है। आप इसके नियत कौन हो जाएगा? आपका गतिज ऊर्जा नियत हो जाएगा। एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप गति कर रहा है, इसके लिए गतिज ऊर्जा नियत रहता है। वैसी वृत्तीय गति जिसमें वृत्ताकार पथ पर चाल नहीं बदलता है एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति में चाल तथा गतिज ऊर्जा नियत रहता है। असमान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों के बदलने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। वृत्तीय पथ पर अनंत बार दिशा परिवर्तित होती है जिसके कारण वेग परिवर्तनशील होता है, जिसके कोणीय वेग, संवेग, त्वरण एवं बल भी परिवर्तनशील हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वो है खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है। तो खुले फ्यूज का प्रतिरोध आपका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब ओम के नियम से भी बराबर आई आर के निकालिएगा तो आपका अनंत आंसर आ जाएगा। फ्यूज तार के क्या क्या गुण होना चाहिए इसको भी जान लीजिए, बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्यूज तार के लिए आपका निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता होना चाहिए और आपका उच्च चालकता होना चाहिए और निम्न ओमीय क्षति होना चाहिए। फ्यूज तार श्रेणीबद्ध क्रम में परिपथ में जोड़े जाते हैं। फ्यूज जो है लेड और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा दी जाती है? ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दी जाती है। आप जनरेटर को देखे होंगे, जनरेटर को आप दाएं हाथ से चालू करते हैं तो आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। और आप अपना पंखा जो सीलिंग फैन है उसको चलाते हैं, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है वह 10 के पावर 7 केल्विन है। कितना है? 10 के पावर 7 केल्विन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जब दो नाभिक आपस में संलयित होकर एक नाभिक का निर्माण करता है तो उसे संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया के लिए तापमान का उच्च मान होना आवश्यक है, क्योंकि जब दो समान नाभिक एक दूसरे के निकट आते हैं तो उच्च प्रतिकर्षण बल लगता है। इस प्रतिकर्षण बल को न्यून करने के लिए तापमान उच्च होना चाहिए। सूर्य में ऊर्जा इस विधि द्वारा उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। तो उप प्रधानमंत्री का सृजन है, ये कैसे बना है इसके बारे में आपको बताना है। तो उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन संविधान के प्रावधान से हटकर हुआ है। तो संविधान के माने संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, संविधान के प्रावधान से इसका हटकर हुआ है। और इसके अंतर्गत हम बात करें कि उप प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। इस पद को राजनीति संतुष्टि के रूप में देखा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद भी संभाला था। नेक्स्ट बात करें हम कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो यह राष्ट्रपति पर लागू होती है। किस पर लागू होती है? राष्ट्रपति पर लागू होती है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होते हैं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनाव होता है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो सब विवेक का दिया गया है उसे छोड़कर शेष कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान किया गया है जिसके सलाह से राष्ट्रपति कार्य करते हैं। राष्ट्रपति सरकार के औपचारिक प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री शासन के प्रधान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज पे तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती हैं। तो क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बारे में अगर पढ़िएगा तो
तो प्रो डब्ल्यू रोस्टोव ने अपनी पुस्तक में द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ में टेक ऑफ स्टेज का उल्लेख किया है। रोस्टोव के अनुसार विकास की मुख्य 5 अवस्थाएं हैं। पहला परंपरागत समाज की व्यवस्था, दूसरा स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की दशा, तीसरा स्वयं स्फूर्ति की दशा, और चौथा परिपक्वता की अवस्था, और पांचवा जो है वो पांचवी अवस्था उच्च जन उपभोग की अवस्था। टेक ऑफ स्टेज का उदाहरण जर्मनी में 1848 के बाद और जापान में 1868 के बाद देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? तो यह चाइना देश की तर्ज पर की गई है। किस देश के तर्ज पर? तो चाइना देश के तर्ज पर की गई है। इसके बारे में बात करें कि चीन में 1978 से विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया। भारत में 1 अप्रैल 2000 ईस्वी में सर्वप्रथम 8 ईपीजी को सेज में बदला गया है। मई 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया, जिसे जून 2005 को राष्ट्रपति की सहमति से प्राप्ति हुई और 1 जनवरी 2006 से सेज एक्ट को लागू कर दिया गया। सेज के अंतर्गत उत्पादित वस्तुएं निर्यात किया जाता है और भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजी की स्थापना 1965 में किया गया। कांडला एशिया का प्रथम ईपीजी है, 1965 में स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। इसके बारे में पढ़ लीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। भारत में प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। यह 1964 तक केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। बजट प्रस्तुत करने से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा के स्थायित्व पर आरबीआई द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, डायमंड रिंग की घटना कब देखी जाती है? तो डायमंड रिंग की घटना आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण के शुरुआत में देखी जाती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में आपका देखी जाती है। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तो सूर्य का भाग कुछ सेकंड के लिए चमकदार अंगूठी के समान दिखता है। इसे ही डायमंड रिंग कहते हैं। डायमंड रिंग को हीरक वलय भी कहते हैं। जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्रग्रहण लगता है। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो आपका पश्चिमी घाट में सबसे पहले आता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। भारत में मानसून सर्वप्रथम अरब सागर क्षेत्र के केरल तट पर आती हैं। भारत में मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी होकर आती हैं और भारत व विश्व में पर्वतीय प्रकार की वर्षा सबसे अधिक होती है। तटवर्ती राज्य तथा समशीतोष्ण कटिबंध में सबसे अधिक वर्षा चक्रवात वर्षा होती है और समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट कहते हैं। वर्षामापी यंत्र को रेनगेज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, केरल में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाथी के लिए जाना जाता है? आपका पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि पारुल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में स्थित है, जो 1952 में स्थापित हुआ। जम्मू कश्मीर का दाचिगम नेशनल पार्क हिरण के लिए जाना जाता है। राजस्थान का सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ व चीता के लिए जाना जाता है। सरिस्का आपका राजस्थान के अलवर जिला में है, याद रखिएगा। और झारखंड का डोलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली जिले उत्तर प्रदेश में स्थित है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गंडे के लिए जाना जाता है। कान्हा कृष्ण नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में और टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हम निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है यह आपको बताना है। तो स्लेट जो है बलुआ पत्थर, ये आपका गलत मिलान है। ऑप्शन ए आपका गलत है। स्लेट का रूपांतरित चट्टान बलुआ पत्थर नहीं होता है, इसकी शिस्ट होता है। क्या होता है? सीस्ट। तो स्लेट का रूपांतरित शिस्ट हो जाएगा। आपका चूना पत्थर का संगमरमर हो जाएगा। डोलोमाइट का संगमरमर हो जाएगा। ग्रेनाइट का नीस हो जाएगा। बेसाल्ट का एपीपोलाइट हो जाएगा। ग्रेबो का सर्पेंटाइन हो जाएगा। नेक्स्ट पर निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र का प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो आपका इंडिका हो जाएगा। ये मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका, ये से पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। बात करें इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज की है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति सिद्धांत से। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना चाणक्य ने किया था। चाणक्य को हम 3 नामों से जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। मौर्य प्रशासन पर सबसे अधिक जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है और मौर्य नगर प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी इंडिका से प्राप्त होती है। इंडिका से प्राप्त होती है। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। अशोक के अभिलेख में सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन, जिसके कारण 1912 में बिहार का एक नया प्रांत बना, का नेतृत्व किसने किया था? आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसके बारे में पढ़िए कि जो बंगाल के प्रशासन के साथ बिहार को 1737 में जोड़ दिया गया था। अकबर बिहार को एक प्रांत 1580 में बनाया था। दीवानी अधिकार के समय बंगाल के साथ बिहार को बनाए रखा गया और 11 अगस्त 1911 को जॉर्ज पंचम ने बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा की। 22 मार्च 1912 को इसकी अधिसूचना निकाला गया। 1 अप्रैल 1912 से बिहार एक प्रांत के रूप में कार्य करने लगा और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग प्रांत बना। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग राज्य बना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सरकार के अंगों में शामिल है। तो सरकार के अंगों में कौन? को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। आपका ये गलत है, ये शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। और इसके बारे में बात की जाए कि विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे विधायिका सदस्यों का समूह है जो कानून लागू करने एवं शासन चलाने का काम देखती हैं। न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान में तीनों ही अंग का कार्य पृथक पृथक किया गया है। अनुच्छेद 50 में शक्ति के पृथककरण किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका दूर रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका वृद्धि दर नापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर से आपका ऊर्जा ह्रास की दर को मापा जाता है और प्रकाश संश्लेषण की दर को कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक प्रभावित करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्रेब्स चक्र क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में टेनिस रैकेट के आकार की संरचना होती है। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र के अंत में 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। राइबोसोम की खोज पेलेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। हरित लवक केवल पेड़ पौधों में पाए जाते हैं और हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो सबको मालूम है, RRR ने, RRR ने। और इस फिल्म के बारे में बात करें तो 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म सर्वश्रेष्ठ गीत का नाटू नाटू, जिसका नाम है, RRR ने जीता है। और फिल्म RRR का नाटू नाटू गाने के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट प्रश्न में, यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान को दोगुना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का त्वरण बी के त्वरण का आधा होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि वेग में परिवर्तन के दौर को त्वरण कहते हैं। और यदि पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का दोगुना हो तो दोनों पर समान बल लगाया जाए तो ए का त्वरण बी के त्वरण का आधा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संकोश नदी जो है आपका असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। किसके बीच में? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। संकोश नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत और भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। सुबनसिरी नदी तिब्बत के पोरोम पर्वत से निकलकर लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। सुबनसिरी नदी तिब्बत के पोरोम पर्वत से निकल लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी आपका जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। थोड़ा सा बात कर लें हम कि काराकोरम दरा हो, चाहे जोजिला दरा हो, चाहे बनिहाल दरा हो, ये सब जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। लेकिन बोमाडीला दरा अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। थाल घाट दरा महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। पाल घाट दरा केरल में पाई जाती हैं। नाथुला दरा सिक्किम में पाई जाते हैं। बड़ा लाचला दरा आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आप तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका झेलम नदी पर स्थित है। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग कि टिहरी बांध परियोजना भागी नदी पर स्थित है। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना पर भारत की सबसे ऊंची कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है। हीराकुड परियोजना महानदी पर है। इडुक्की परियोजना आपका पेरियार नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हीरोइन किससे प्राप्त होती है? हीरोइन आपका अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है और इसके दूध को सुखाकर सेवन करने से नशा आता है। अफीम में 12% तक आपका मॉर्फिन पाई जाते हैं, जिसको प्रसंस्करण कर हेरोइन बनाया जाता है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन अफगानिस्तान में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो इस परिभाषा जो है ना, ये आपका कौन दिया था?
जॉन सीले ने दिया था। कौन दिया था? जॉन सीले ने दिया था। और जो जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह कथन जॉन सीले का है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस एवं क्रेसिया से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अतः लोकतंत्र या जनतंत्र का से है, लोगों के शासन से है। लोकतंत्र की आधुनिक परिभाषा भूतपूर्व अमेरिका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था कि प्रजातंत्र शासन जो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित शासन है। नेक्स्ट प्रश्न में विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ थे? आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक जो है आपका, ये इसकी मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपका भी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? तो अदृश्य निर्यात का मतलब है सेवाओं का निर्यात। यही ऑप्शन ए सही है। और विगत दशकों में अदृश्य व्यापार में तीव्र गति से वृद्धि हुआ। अदृश्य व्यापार में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बीमा, बैंकिंग, कंसल्टेंसी आदि इत्यादि शामिल है। व्यापार दो प्रकार के होते हैं, दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार। व्यवसाय 3 प्रकार के होते हैं जबकि व्यापार 2 प्रकार के होते हैं। व्यवसाय 3 प्रकार कौन कौन है? सेवा व्यवसाय, व्यापारिक व्यवसाय और विनिर्माण या उद्योग व्यवसाय। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और बात करें कि वर्तमान समय में मेहरगढ़ दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। लोथल से हमें बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पिंगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। वर्तमान समय में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने दिया था। मोन्डिगा अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो महिला आईपीएल हॉकी पर कौन सा टीम ने जीता था? तो आपका मुंबई इंडियंस ने जीता। फर्स्ट बार खेला गया और फर्स्ट बार मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। और हम लोग नेक्स्ट बात कर, ये कब खेला गया था? 26 मार्च 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। इसके बारे में देखिए कि अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। दूसरे शब्द में, जब आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में भी परिवर्तन होता है तो इस अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें बढ़ी हुई आय के लाभ को उपभोग पर खर्च किया जाता है। अतः सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कुल अतिरिक्त आय का वह अंश है जो कि लोग उपभोग में प्रयोग करते हैं। उपभोग में परिवर्तन को आय में परिवर्तन से भाग करके सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? तो वास्तविक आय की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह अपरिवर्तित रहेगी। बात करें क्योंकि अगर कीमतें आधी हुई तो इसके साथ ही मौद्रिक आय भी आधी हो जाएगी, अर्थात अभी भी इस मौद्रिक आय से उतनी ही वस्तुएं खरीदी जा सकती जितना पहले खरीदी जा सकती थी। यदि एक व्यक्ति की आय में 20% बढ़ाया जाए तो मुद्रास्फीति भी 20% बढ़ जाएगी और तो व्यक्ति की वास्तविक आय में कोई वृद्धि नहीं होगी। मौद्रिक आय एक प्रत्यक्ष आय है जो प्रत्यक्ष व्यापार संचालन से प्राप्त होती है। वास्तविक आय अर्जित धन है जिसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया है, इसे वास्तविक मजदूरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो देता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो आपका शेरशाह से संबंधित करेंगे। ऑप्शन सी सही है। यही कहा था शेरशाह ने 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण किया था। मारवाड़ के शासक मालदेव से विशाल सेना देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उस संदर्भ में यह कथन है। सेमाल के युद्ध में शेरशाह ने चतुराई का परिचय देकर मालदेव में सरदारों के प्रति अविश्वास भर दिया। शेरशाह में शेर और लोमड़ी दोनों का गुण मौजूद था। नेक्स्ट प्रश्न आपके, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब को दक्षता हासिल थी? तो आपका बीड़ा बजाता था। क्या बजाता था? बीड़ा। ऑप्शन सी सही है। और अकबर जो है नगाड़ा बजाने में निपुण था। औरंगजेब को हम आलमगीर के नाम से जानते हैं। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी 1675 में। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसदारों की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राजमुकुट के अधिकार में चला गया? तो आपका 1858 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगर बात करें कि भारत शासन एक्ट 1858 के द्वारा भारत में क्राउन का शासन प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव में हुआ और 1857 का महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम कंपनी का शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश ताज का शासन प्रत्यक्ष रूप से करना था।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हुआ और 1858 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। 1858 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामर्स्टन था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? तो आर.बी. बोस थे, रास बिहारी घोष थे। और इसके बारे में बात करें कि 1907 में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ चुका था और कांग्रेस का विभाजन तात्कालिक कारण अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था। कांग्रेस विभाजन का मूल कारण रणनीति को लेकर था। सूरत कांग्रेस अधिवेशन में नरम विचार वाले को ने गरम विचार वालों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। और 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल दोनों एक हो गए और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो ये आपका श्यामजी कृष्ण बर्मन ने चलाया था। कौन चलाया था? श्यामजी कृष्ण बर्मन। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो श्यामजी कृष्ण बर्मन ने चलाया था। और बात करें इसके बारे में कि इसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। इंडिया हाउस विदेशों में सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। ब्रिटिश सावरकर भी इस संगठन से जुड़ा था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इसकी स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है तो उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत के संबंध में लागू होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो बात करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग के संबंध में उपबंध है जो राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है। महाभियोग भारतीय संविधान से जो लिखे आ गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अतिरिक्त निम्नलिखित पदों के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाया जा सकता है। जैसे कैग पर लगाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर लगाया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी अभियोग जो लगाया जा सकता है। इम्पीचमेंट जो है इन सब पर भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है लेकिन यह स्वतंत्र अंतर्निहित है। यह आपका ऑप्शन ए है 19 का 1 का अ में स्थित है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से आपका प्रेस का स्वतंत्र नहीं दिया गया है लेकिन यह आता है अनुच्छेद के 1A में कि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 से 35 तक है और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था लेकिन अभी वर्तमान में 6वें हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 300 का क में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कुछ मौलिक अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार संसद को है। किसको है? आपका संसद को। ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ मौलिक अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ संसद को है। मूल अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार है। मौलिक अधिकार का सैनिक और सुरक्षा संबंधित कानून बनाने का उल्लंघन हो सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? तो आपका राष्ट्रपति सक्षम है। कौन सक्षम है? भारत में राष्ट्रपति। भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने के लिए विधि के अनुसार राष्ट्रपति सक्षम है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लग चुका है। 1962 में जब चाइना आक्रमण किया था और 1971 में बांग्लादेश वाला मामला को लेकर और उसके बाद 1975 में आंतरिक जो इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल 2 बार युद्ध के कारण और 1 बार आंतरिक आपात के कारण लगा चुका था और राष्ट्रीय आपात का राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार 1 माह के अंदर संसद द्वारा पृथक अनुमोदन करना अनिवार्य है। भारत में अब तक वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। इसके बारे में आप सोचना भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को भरा जा सकना आवश्यक है आपका 6 महीने में। कितने महीने में? 6 महीने में। और संविधान का अनुच्छेद 62 के आधार पर राष्ट्रपति के पद को रिक्त होने से 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 में अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जगह लेता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक काम कर सकता है। इसी बीच नए राष्ट्रपति के निर्वाचन कार्य संपन्न कर लिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत ने समवर्ती सूची कहाँ से लिया है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कहाँ से? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को कंटूर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटूर कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध क्या कहलाता है? ये आपका इन्वर्स होता है, प्रतिलोम होता है। कैसे होता है इसके बारे में पढ़ लीजिए कि मुद्रा का सर्वप्रमुख गुण उसका तरलता है। मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का साधन के रूप में प्रयोग होता है। मुद्रा मूल्य के मापक है। प्रो जॉनसन ने एसेस ऑन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पुस्तक को लिखा था, और इरविंग फिशर ने द परचेजिंग पावर ऑफ मनी पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? आपका न्यास पर आधारित है। किस पर आधारित है? न्यास पर। न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अमीर लोग ट्रस्टों के ट्रस्टी होंगे जो सामान्य रूप से लोगों के कल्याण की देखभाल करेंगे। उसके बाद आपका गांधी जी ने इस अवधारणा को रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लास्ट से ली है। गांधी जी लघु कुटीर उद्योग के प्रबल समर्थक थे। गांधी जी हेनरी डेविड थोरोलियो टोल्स्टॉय आदि विद्वानों से भी बहुत प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय की वार एंड पीस और सविना अवज्ञा पुस्तकें से भी बहुत प्रभावित थे। गांधी जी गीता पुस्तक से भी बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट का नाम क्या बताना है आपको? तो यह क्या हो जाएगा? सल्फोनेट। क्या हो जाएगा? सल्फोनेट। डिटर्जेंट ऑप्शन ए आपका सही है। डिटर्जेंट लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला का अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होती है। यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता और रहते ये कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का प्रयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों होती है? तो ये क्या होता है? उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर, उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। और इसके बारे में बात करें तो पक्षी वर्ग के हृदय 4 बेसमी होते हैं, 2 अलिंद 2 लीने होते हैं। पक्षी का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारता है? तो इस प्रश्न को देखें उत्तर, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिक्री कर, सेल्स कर। तो इसके बारे में पढ़िएगा, तो इसके बारे में देखिएगा तो लिखा है कि बिक्री कर पर राज्य सरकार का अनन्य अधिकारता होते हैं। बिक्री कर राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। निगम कर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। और आयकर की बात करें तो आयकर जो है ना डायरेक्ट टैक्स लगता है। आयकर केंद्र सरकार का डायरेक्टर से प्रत्यक्ष कर है जो केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। अब वैट की बात करें, वैल्यू एडेड टैक्स की, तो 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था भारत में। अब भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। और फ्रांस विश्व का पहला देश है जिसके तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, स्लैग नाम किसे दिया जाता है? तो स्लैग जो है ना गलित कैल्शियम सिलिकेट को देते हैं। गलित कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन आपका डी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने होते हैं? तो आपका 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रीति शब्द का बहुवचन क्या होता है? रीति शब्द का रीतिया होगा, लेकिन रीतिया यहाँ पर 2 है, तो ये ऑप्शन डी नंबर सही है। ऑप्शन डी आपका मार लीजिए या आपका ऑप्शन ए मारिए। दोनों में से आप कोई भी मार सकते हैं, मिला लीजिए, दोनों एक जैसे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण क्या है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आपका होता है ऑप्शन डी आपका सही है। मानो घर घर न हो, कोई चिड़िया घर हो। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो इस प्रश्न का आंसर डी हो। जब में उपमान ही संभावना प्रकट करे तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो मानहु तथा जानो द्वारा कवि संभावना प्रकट करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी आपका एक वचन में रहता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। किसको कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि इनके काव्य में प्रकृति के सूक्ष्म रूप उकेरे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अनिश्चित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? तो ये आपका एक्स क्रोमोजोम होता है। एक आपका एक्स क्रोमोजोम होता है अनिश्चित अंडा में। और बात करें क्रोमोसोम की, तो केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जाल में बिखरा दिखलाई पड़ता है, इसे क्रोमैटिन कहते हैं। और यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहा जाता है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी सेलों के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जुड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है।
हीमोग्लोबिन जो होता है ये रक्त दो प्रकार के होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक संरंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और CO2 में संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हेमाटिन है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो आपका यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस है आपका। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंक कहा जाता है। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाए जाते हैं। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है जो एक नगजीबी पेड़ है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर तक होती है। सिकोया को कोस्ट रोजवुड, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा बीज आर्किड है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस है। साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका का क्या नाम है? तो ये फुफ्फुस धमनी है। कौन है? फुफ्फुस धमनी। और आपको बात जानिए कि फुफ्फुस धमनी जो है आपका अशुद्ध रक्त रहता है और यहाँ पर फुफ्फुस सीरा जो है इसमें शुद्ध रक्त होता है। यही बात करें धमनी की तो धमनी में शुद्ध रक्त है और सीरा में अशुद्ध रक्त रहता है। और बात करें कि लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता रीसस बंदर में लगाया। इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों को रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त RH पॉजिटिव और नहीं पाए जाने पर RH नेगेटिव कहलाता है। अभी भारत में अधिकतर व्यक्ति रीसस धनात्मक RH पॉजिटिव ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? या आपका क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। अब बात करें थोड़ा सा इसके बारे में। क्लोरीन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, मस्टर्ड गैस निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल लैब में प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण में, स्टोरेज बैक्टीरिया आदि में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या होते हैं? नीला थोथा रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट है। क्या है आपका? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन बी सही है। इसका प्रयोग उद्योगों में रसायन निर्माण हेतु माध्यमिक के रूप में, पेंट उत्पादन में तथा विद्युत लेपन में करते हैं। इसका उपयोग कवकनाशी की तरह भी किया जाता है। इसे तूतिया भी कहते हैं। यह तांबा का सबसे प्रमुख यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है? ये आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1851 ईस्वी में किया गया था। GSI भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और GSI का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। GSI का मतलब जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में किया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः आपका प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं और जो उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया के तेज कर देता है वही उत्प्रेरक, इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम का संश्लेषण शरीर के प्रत्येक कोशिका में होता है। प्रोटीन बड़े, जटिल और नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई सौ छोटी इकाइयों में निर्मित होते हैं। ये मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि एवं वृद्धि तथा शरीर के ऊतकों एवं अंगों की रचना और विनिमय हेतु आवश्यक है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं? DRDO के अध्यक्ष आपका सबीर बी कामत है। इससे पहले G सतीश रेड्डी थे। एस सोमनाथ की बात करें तो एस सोमनाथ आपका इसरो के अध्यक्ष हैं। और इसके बारे में पढ़ लीजिए कि DRDO भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसके बारे में बताना है तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? आपका उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ। ये टाउनशिप भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप होगी। यहाँ एक ही जगह पर छात्रों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाएगी और इसके साथ ही रोजगार हेतु कौशल भी सिखाया जाएगा। इस टाउनशिप में देश विदेश की जानी मानी यूनिवर्सिटीज अपने कैंपस खोल सकेगी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी, cos 52 प्लस cos 68 प्लस 172 का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर cos A cos B का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो cos A प्लस cos B का फॉर्मूला होता है 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस बाई 2। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप बना सकते हैं और इसका आंसर 0 आएगा। क्या आएगा? 0। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न में x² प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड बताना है। आपका
मिला लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सब प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा। यहाँ प्लस में एक ही आपका है, ये आपका ऑप्शन बी। क्योंकि 10 को तोड़िएगा तो 5 दूना 10 आएगा और 5 2 को जोड़िएगा तो ये 7 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉर्पोरेशन शब्द का अक्षरों को और अलग अलग कितने तरह से आप बना सकते हैं। इसको आप गिनती कीजिएगा तो व्यंजन इसमें 6 आएगा, तो 6 में 1 बढ़ा दीजिएगा तो 7 आई हो जाएगा। आई क्या उसको अब बोलते हैं ना। तो इस प्रश्न का आप आंसर निकाल लीजिएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा ये। और नेक्स्ट प्रश्न इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अंक आता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी थैले में 4 उजली 5 काली गेंद है, उनमें से 3 गेंद निकाला जाता है, एक तो 1 उजला और 2 काला गेंद निकालने की प्रक्रिया क्या है। इसको आप बनाइएगा तो इसका आंसर आएगा 10/21। आपका कितना है, 10/21 ऑप्शन बी में है, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। ये आपका दामोदर मौजो के दिया गया था। अगर 56वां की बात करें तो 56वां आपका नीलमणि फुकन को मिला था, और 55वां आपका जानते हैं नंबूदरी को मिला था। अकितम चिदम नंबूदरी को मिला था 55वां, 56वां नीलमणि फुकन और 57वां आपका दामोदर मौजो। तो इसलिए इस का आंसर क्या है, दामोदर मौजो। नेक्स्ट प्रश्न, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न क्या हो जाएगा, मुंबई या मार्च 15। तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, फ्रॉम और ऑन। ऑप्शन ए आपका सही है, आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मार्च 15। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्टिंगी। स्टिंगी की क्या हो जाएगा, तो स्टिंगी के क्या होता है, विपरीत जेनरियस। तो 97 का क्या हो जाएगा, बी। बी हो जाएगा, ऑप्शन सही है, क्योंकि स्टिंगी का अर्थ कंजूस होता है, इसके विपरीत उदार हो जाएगा, जेनरस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बिलो, द इन्स एंड आउट। द इन्स एंड आउट का मतलब होता है पूर्ण विस्तार पूरा टड्डी। इसका डिटेल्स आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, डज द एवर ड्रिंक टी। तो इसका क्या हो जाएगा, तो डज का प्रयोग होने से सब्जेक्ट के अनुसार पैसे में इज में बदला जाएगा, और ड्रिंक का भी 3 फॉर्म ड्रंक हो जाएगा। तो इसलिए 99 का ए ऑप्शन सही है, 99 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 100 की बात करें तो 100 में लिखा है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही सेड टू मी हैव यू सीन माय मोबाइल। तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि दिया गया वाक्य इंट्रोगेटिव है, इसलिए सेड टू को आप आस्क्ड में बदला जाएगा, इसलिए हैव हैड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट